मूवी की स्टार्टिंग में हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है। एक फैमिली है जो कि एक शादी करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मूवी की मेन लीड कैरेक्टर जिसका नाम बानी है, वो बहुत ही प्यारी सी तैयार होकर बैठी है अपनी शादी के लिए। और तब उसके पास में कॉल आता है कि उसका जो फियांसे है जिसका नाम महेश है, आईटी कंपनी के अंदर काम करता है, वो एयरपोर्ट पे खड़ा है, उसे बहुत अच्छा खासा प्रमोशन मिल गया है और वो आज ही जाने वाला है। बानी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती है कि महेश यानी कि उसका जो फियांसे है वो आज की डेट में नहीं आया है, बल्कि वो आगे डेट पोस्टपोन करवा सकती है। इसकी बजाय बानी के फियांसे से उसे सुनने के लिए मिलता है कि वो इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे कोई और लड़की मिल गई है और वो मूव ऑन कर जाए, क्योंकि महेश तो मूव ऑन करके फॉरेन शिफ्ट हो रहा है और वो इंडिया में लौट के कभी नहीं आएगा। बानी इन सब बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, वहीं पे चक्कर खा के गिर जाती है और एक बहुत बड़े डिप्रेशन के अंदर चली जाती है। लगभग 6 महीने के डिप्रेशन के अंदर कहानी 6 महीने बाद ही शिफ्ट होती है। बानी का ना कहीं दिल दिमाग लग रहा था, किसी भी चीज़ में उसे इंटरेस्ट नहीं था। उसके घर वाले रोज़ उससे बात किया करते थे, उसे नई चीज़ें करने के लिए कहा करते थे, लेकिन बानी अभी तक कवर अप नहीं हो पाई थी। हम देख पाते हैं कि बानी को लिखने का बहुत शौक था, इसी के कारण वो एक जर्नलिज्म कंपनी के अंदर गई थी जहाँ पे बस उसे लिखना था। स्टार्टिंग के अंदर ही वो एक लड़के से टकराती है, जिस चक्कर में उसकी बुक वहीं पर रह जाती है। अब यह है हमारी कहानी का मेन लीड कैरेक्टर जिसका नाम है कृष्ण कपूर। उसने बानी की नोटबुक को उठा लिया था। बानी अपना इंटरव्यू देती है जहाँ पे उसकी ना कोई एक्सपेक्टेशन थी, ना ही किसी और चीज़ की उसकी डिमांड थी। बहुत ही प्योर सोल की लड़की। तो यहाँ के जो इंटरव्यूअर थे वह बानी को एक ही बार में सिलेक्ट कर लेते हैं। जाने से पहले बानी की वापस से कृष्ण से मुलाकात होती है। कृष्ण उसे उसकी नोटबुक लौटाता है और आपस में यह लोग नाम वगैरह डिस्कस कर ही रहे थे, तो कृष्ण अपना नाम नहीं बताता, बल्कि कहता है कि अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि मेरा नाम क्या है। असल के अंदर यहाँ का जो जर्नलिस्ट था उसने एक गलत न्यूज़ छाप दी थी। जिस चीज़ को लेकर कृष्ण ने बहुत मेहनत करी थी, जिस गाने को लेकर कृष्ण ने बहुत मेहनत करी थी, उसकी बजाय सारा क्रेडिट किसी और को मिल चुका था। इसी चक्कर में कृष्ण ने इसी जर्नलिस्ट को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा था। यहाँ पे इस मारपीट को देख के बानी थोड़ी बहुत डर भी गई थी, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि कृष्ण एक ऐसा लड़का है जो कि हमेशा सच्चाई का साथ देता है, कभी भी गलत चीज़ों को या नोबटिज्म को नहीं बढ़ाता है। और वहाँ से कृष्ण और बानी की स्टोरी स्टार्ट होती है। अब जब हमें पता चल ही गया है कि कृष्ण एक सिंगर है, एक आर्टिस्ट है, तो उसका पूरा का पूरा एक बैंड ग्रुप भी था। इसी के ग्रुप में एक अमीर लड़का था जिसे पूरे के पूरे वीडियो के क्रेडिट्स मिल गए थे, सॉन्ग्स के क्रेडिट्स मिल गए थे। तो इस चक्कर में कृष्ण को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने अपने पूरे बैंड से नाता तोड़ लिया था। तो यहाँ पे सब उसे यही कहते हैं कि अकेला तू क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा तू। लेकिन तब वहाँ पे कृष्ण खुद को प्रूफ करने के लिए इतने सारे लोगों के बीच में सारी ट्यून सेट करके ऑटो ट्यून करके वहाँ पे प्ले करता है, वहाँ पे गाना गाता है और हर कोई उसके गाने के बहुत बड़े दीवाने हो जाते हैं। यानी कि यह बात तो साफ थी कि कृष्ण आज गाना गाए चाहे कल गाना गाए, चाहे अकेला गाए, चाहे ग्रुप के साथ गाए, वो एक राइजिंग स्टार है। सेम टाइम पे बानी को भी देखते हैं जिसने लिखना शुरू कर दिया था। अब जब से वो क्रिस से मिली थी, कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर क्रिस की एक इमेज बन चुकी थी और वो चीज़ें नई नई लिखती भी जा रही थी। सेम टाइम पे क्रिस भी अब आगे बढ़ता जा रहा था। अकेला होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल के राह पे ही था। क्रिस का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम केवी है, वो उसे किसी बड़े प्रोड्यूसर से मिलाना चाहता था। अब यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर एक और सिंगर है जिसका नाम प्रिंस है, लेकिन उसे कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा था, ना तो कोई अच्छा सिंगर मिल रहा था, ना ही कोई कंपोजर मिल रहा था और उसे किसी के साथ तो कोलैब करना ही था। केवी ने खुद की जैक चेक लगा के क्रिस को कहीं ना कहीं प्रिंस से मिलवाने के बारे में सोचा कि इनका कोलैबोरेशन बहुत ही अच्छा साबित होगा। अब यहाँ पे हम विनीत को भी देखते हैं जो कि मेन प्रोडक्शन हाउस वाला है, मेन प्रोड्यूसर है। वो भी क्रिस के एटीट्यूड को लेके कुछ खास खुश नहीं था, लेकिन क्रिस को पता था कि इस प्रोड्यूसर को भी इस बंदे की ज़रूरत है, यानी कि क्रिस की ज़रूरत है, तो यह भी ज़्यादा एटीट्यूड ना दिखाए, क्योंकि क्रिस यहाँ पे आर्टिस्ट है, वो किसी का एहसान लेने के लिए नहीं आया है। अगर वो खुद की चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है तो उसे भी बदले के अंदर पूरे क्रेडिट चाहिए, क्योंकि वो अगर सॉन्ग देगा तो उसके बदले में उसका नाम तो होगा ही चाहिए। यह गाइस मूवी इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंट मूवी है कि अगर आप अपनी कोई भी चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको उसके बदले में उसका क्रेडिट मिलना ही चाहिए। लेकिन सब सेट बात यहाँ पे ओके अटक जाती है कि काफ़ी जल्दी, यानी कि बहुत कम टाइम लाइन के अंदर उसे एक सॉन्ग चाहिए था। क्रिस कंपोज कर रहा था, सिंगिंग कर सकता था, लेकिन लिख नहीं सकता था। इसी वक्त क्रिस की नज़र उस लड़की पे जाती है जो कि उसने उस जर्नलिस्ट के ऑफिस के अंदर देखी थी। क्रिस को यह भी पता था कि यह लड़की नोटबुक के अंदर गाने लिखती है हैंड टू हैंड। क्रिस उठा के इस लड़की को सबके सामने ले आता है, लेकिन बानी तो यहाँ पे किसी और ही काम से आई। वो यहाँ पे सुपरस्टार प्रिंस के एक इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन बानी को वो इंटरव्यू नहीं मिल रहा था। अब जब क्रिस ने उसे साइन कर लिया था कि तुम मेरे लिए गाने लिखोगी क्या, तो कहीं ना कहीं बानी भी मना नहीं कर पाती है और बानी यही बात जाके जब अपने ऑफिस में बताती है कि गाने लिखने के बदले उसे प्रिंस सुपरस्टार का इंटरव्यू भी मिल जाएगा, तो एक तरीके से उसके दोनों काम हो गए थे, यानी कि उसे गाने लिखने के लिए भी मिल गए थे, साथ ही साथ वो अपनी कंपनी के लिए भी कुछ अच्छा कर पा रही थी। अब यहाँ पे बानी का काम शुरू हो जाता है। वो क्रिस के साथ में स्टूडियो में पहुंचती है जहां पे उसे गाना लिखना था, लेकिन यहाँ पे क्रिस की कुछ आदतें बानी को बहुत परेशान करती हैं, जैसे कि क्रिस का स्मोक करना, क्रिस का गालियाँ बकना। साथ ही में वह एक चीज़ और कहती है कि 8:30 के बाद मैं वो काम नहीं करेगी, उसे टाइम से घर जाना है। अब यहाँ का एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं बानी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा सफिकेट फील कर रही थी, लेकिन इस बात के ऊपर क्रिस से उसका अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। क्रिस का कहना था कि बहुत अच्छे अच्छे गाने से ये स्टूडियो में लिखे गए हैं, तुम्हें शांति चाहिए तो लो,
मैं शांति दे देता हूँ। अगर तुम्हें गाने चाहिए तो वो पीछे ब्लैक बैक म्यूजिक लगा देता है। इन सब चीज़ों से तो बानी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उन सब चीज़ों को तो वो लिख ही नहीं पा रही। तब वो क्रिस को समझाती है कि गाने ऐसे नहीं लिखे जाते हैं। गानों को लिखने के लिए एक माहौल चाहिए और किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं, अपनी प्रीवियस मेमोरीज के अंदर जाते हैं। आप किसी अच्छे इंसान को याद करते हैं, किसी अच्छी मेमोरी को याद करते हैं, तब जाके आप एक अच्छा गाना लिख पाते हैं। तुम्हारे लिए क्या है कि कहीं पे भी बैठ जाओ, कहीं पे भी गाना लिख दो। ऐसे गाने नहीं बनते। अगर कोई गाना दिल को छूना चाहिए तो वो गाना दिल से लिखा भी होना चाहिए। यह बात कहीं ना कहीं जाके क्रिस को समझ में आने लगी थी और वह बानी को सही माहौल देने के लिए अपने साथ ले जाता है, एक खुले से स्टेडियम के अंदर जहाँ पे वह क्रिकेट खेलता है और खुद के बारे में बताता है कि उसे कैसे पूरी दुनिया से अपना नाम सुनना है। हर कोई बस उसका नाम पुकारे, क्रिस कपूर, क्रिस कपूर। और यह बातें अब जाके कहीं ना कहीं बानी को कनेक्ट कर रही थी कि क्रिस को क्या बनना है, और इन सब चीज़ों को देख देख के वो नया गाना लिखना शुरू करती है। अब तक बानी ने बहुत सारी लाइन्स लिख दी थी। क्रिस भी उन आधी लाइन्स को पढ़ के हैंड टू हैंड कंपोज भी करने लगा था। यह दोनों टाइम साथ में स्पेंड करने लगे थे। जैसे ही बानी का टाइम आ जाता है 8:30 बजने का, तो क्रिस की एक कह सकते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी इस पूरी मूवी की। मेरे पास अभी भी कुछ लम्हे बाकी हैं, यानी कि 8:30 बजने से कुछ मिनट पहले ही वो उसे घर तक छोड़ देता था, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए रोकता भी था। बानी भी अच्छा महसूस करने लगी थी, कवर अप होने लगी थी क्रिस के साथ। मैं टाइम बिताते बिताते वो भी बहुत चीयर अप हो गई थी और बहुत अच्छी लाइन्स लिखने लगी थी। उसने अब तक आधा गाना लिख लिया था। साथ ही में उसे यह भी पता चलता है कि क्रिस का एक बैंड भी था, लेकिन क्रिस ने उस बैंड को छोड़ दिया है और अब ज़्यादा भी नहीं है। क्रिस को वो समझाती है कि उसे अपने बैंड को छोड़ना नहीं चाहिए। क्रिस कहीं ना कहीं बानी की बात मान के अपनी पुराने बैंड को ज्वाइन कर लेता है, उनके साथ में गाना बजाना शुरू करता है, अच्छी चीज़ें शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही यह गाना पूरा होता है और क्रिस यह गाना प्रोड्यूसर को देता है, तो प्रोड्यूसर कहता है गाना बहुत अच्छा है, लेकिन यह थोड़ा रोनित होने वाला गाना है, थोड़ा रोमांटिक गाना है। यार तुमको भी पता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि प्रिंस, उसके लिए रैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर तुम रैप लेके आओगे तो ही काम चलेगा। रैप लेकर आओ इस गाने के बीच में। अब यहाँ पे क्रिस कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों को रैप प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन बानी कहती है कि हमने ये गाना इतने मन से लिखा है, यह गाना दिल को छू जाएगा, तुम इस गाने को बनाओ तो सही, तुम इस गाने के ऊपर काम तो करो। लेकिन क्रिस कहता है कि सुनो मेरी बात, ये सब प्यार भरे गाने अगर मेरे साथ में नहीं चलेंगे तो मैं कभी भी नेम फेम नहीं कमा पाऊंगा। मुझे पैसे चाहिए, मुझे और भी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। मैं गरीब हो के मरना नहीं चाहता, बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। तो अगर तुम इसमें रैप लिख सकती हो तो रैप लिखो। बानी बहुत समझाती है कि देखो यह गाना बहुत फेमस होगा, एक बार तो मेरी बात सुनो। लेकिन क्रिस को कोई ना कोई चीज़ बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर कर रही थी, क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले आते हैं और एक शराब पीने वाले आदमी को क्रिस के सामने छोड़कर चले जाते हैं, यह कहकर कि यह आदमी आज भी दंगा ही कर रहा है। असल के अंदर कुछ टाइम पहले क्रिस ने एक दारू पीने वाले आदमी को देखा था, जिसे देखकर उसने रास्ता बदल लिया था। यह आदमी क्रिस का बाप था, जो कि दारू के नशे में बहुत ज़्यादा खुद की ज़िंदगी खराब कर चुका था कि उसका दोस्त उसे संभालता है और यहाँ से लेके जाने लगता है। लेकिन क्रिस के बाप के पैर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधा सीधा चल पाए। इवन वो पैसे के लिए कहीं ना कहीं चोरी चकारी करने लग गया था। तो क्रिस गुस्से के अंदर आके कहता है कि क्या चाहिए आपको, पैसे चाहिए ना, ये पकड़ो पैसे। अब यहाँ पे क्रिस का बाप कहीं ना कहीं मरना भी चाहता था, तो क्रिस खुद ही अपने बाप को उठा के सामने फेंक देता है कि लो मरो, आपको मरना है तो अभी के अभी मरो, हमारी लाइफ से अभी जाना है, अभी के अभी जाओ, यह पैसे पकड़ो और चले जाओ बस। यह सारी चीज़ें बानी देख रही है और अब जाके बानी को पता चलता है कि क्रिस का एक बहुत ही डार्क सीक्रेट है, एक बहुत ही डार्क पास्ट है कि उसकी अपनी फैमिली से नहीं बनती, या फिर फैमिली के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं। अब जब बानी के सामने क्रिस की सारी कहानी आ गई थी तो बानी भी अपने आप को नहीं रोकती। रात में जाके जब क्रिस खुद का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, जब गेम खेल रहा था, तो वो भी आके अपनी सारी कहानी बता देती है कि कैसे उसे एक लड़का पसंद था जिसने उसे एंड मोमेंट पर डिच कर दिया सिर्फ एक लड़की के खातिर, क्योंकि उसे एक प्रमोशन चाहिए था, उसे नई कंपनी चाहिए था। उसके बाद में बानी बहुत बड़े डिप्रेशन में चली गई, लेकिन जब से क्रिस उसकी लाइफ में आया है तब से उसने जीना सीखा है, वापस से अपनी नई लाइफ स्टार्ट करी है और क्रिस उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जाके यह दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर चुके थे। तभी यहाँ पे क्रिस को खुद के फादर का कॉल आता है, उसके आसपास के लोगों का, कि उसके फादर फिर से कहीं ना कहीं कोई दंगा कर रहे हैं। तो क्रिस जैसे ही किसी बाहर के अंदर पहुँचता है तो उसके बाप के ऊपर हर कोई चिल्ला रहा था, पैसे वैसे मांग रहा था। और जैसे ही जब उसका पर्स ले लिया जाता है तो क्रिस का बाप बहुत जोर से चिल्ला रहा है कि तुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे दे दूंगा, मेरा पर्स वापस कर। असल के अंदर क्रिस के फादर के वॉलेट के अंदर उसकी वाइफ की फोटो थी। प्रॉब्लम यहाँ पे यह थी कि क्रिस की माँ मर गई थी और क्रिस का जो बाप है उसकी माँ के मरने के गम के अंदर पागल हो चुका था। उसने एवन छोटे से बच्चे को भी छोड़ दिया था, बस उसकी माँ के गम के अंदर वो दारू पीने लग गया, पूरी लाइफ खराब कर दी उसने खुद की। तो इसी चक्कर के अंदर अब इसके फादर की नई लाइफ शुरू करने के लिए उन्हें रिहैब सेंटर के अंदर डालना जरूरी था, जिसके पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, यानी कि 9 से 10 लाख थे। और एकदम से क्रिस उन पैसों को एडजस्ट नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं अब वो इसी मैनेजर के पास में जाता है, प्रोड्यूसर के पास में, और जो राइटर्स थे, यानी कि अगर वो सेल कर देता है तो उसे काफ़ी सारे पैसे मिल सकते हैं, यानी कि क्रिस का खुद का बनाया हुआ गाना अब उसके खुद के नाम पे भी नहीं चलेगा। तो जाके वो प्रोड्यूसर को कहता है कि मैं आपको एक गाना साइन करता हूँ जिसमें मुझे कोई राइट्स नहीं चाहिए, आप प्रिंस से वो कॉन्सर्ट करवा लो, आपको जो भी सही लगे आप आराम से करो, बस मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है। यानी कि अपना पहला सपना उसने वहीं पे तोड़ दिया कि वो फेमस हो सकता था, लेकिन
फिर भी फेमस नहीं हुआ। कहीं ना कहीं क्रिस और बानी के बीच में एक गाने की डील हुई। यह गाना जैसे ही पूरा होता है तो क्रिस बानी को कहीं ना कहीं छोड़ देता है और कहता है कि मैं अपने साथ में ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया है और तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। मेरा तो क्या है, मैं तो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ, स्ट्रगल करता रहूँगा और भी नई नई चीज़ें करूँगा। और वैसे भी मेरा गाना अब तो कोई और गा रहा है तो मैं वो चीज़ें वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बहानी जब ये बातें सुनती है कि क्रिस इतना ज़्यादा अकेला है और इस वक्त उसे किसी की ज़रूरत है तो वो उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती है। यहाँ एक वक्त प्रिंस का शो देखने के लिए गया था। वही गाना जो उसने खुद ने लिखा था, खुद ने कंपोज करा था, खुद ने सिंग कर रहा था, वो गाना भी कोई और गा रहा है। तभी यहाँ पे बानी आ जाती है उसका साथ देने के लिए और तब जाके कहीं ना कहीं इनकी स्टोरी शुरू हो जाती है क्योंकि बानी क्रिस को अकेला नहीं देखना चाहती थी। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं और अब एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते थे। क्रिस ने अपना ग्रुप वापस से ज्वाइन कर लिया था, उसके सारे बैंड मेंबर्स उसे वापस मिल चुके थे। क्रिस दौड़ने लगा था, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्मोक करता था। बानी ने उसकी स्मोकिंग छुड़ा दी थी, उसके सिंगिंग हैबिट्स बदल दी थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही थी। एक दिन जब क्रिस बानी को छोड़ने जा रहा था उसी वक्त बानी के पेरेंट्स ने क्रिस को देख लिया था। उस वक्त बानी के पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं है लेकिन घर पे आके कहीं ना कहीं अब क्रिस को भी सुनाया जाता है कि तुम ऐसे वैसे लड़के हो, तुम आखिर इस लड़की को छोड़ क्यों नहीं देते हो, एक बार पहले भी इसकी लाइफ खराब हो गई है, किसी ने उसे छोड़ दिया था, तुम खुद भी उससे शादी नहीं कर पाओगे, मेरी बेटी कोई टाइम पास नहीं है। और सेम टाइम पे बानी की माँ आगे उसे भी सुनाती है कि तू पागल हो गई है क्या, तेरे साथ पहले क्या हुआ था तुझे पता नहीं है, यह लड़के बहुत आवारा होते हैं, तेरा यूज़ करके तुझे छोड़ देंगे, तू ऐसे कैसे किसी के ऊपर बिलीव कर सकती है। बानी की सारी पास्ट मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं। वो अभी तक जितनी हील हुई थी वापस से उसी जोन में चली जाती है और बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। अब सबके सब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं उसे लेके, उसका ट्रीटमेंट होने लगता है, सिटी स्कैन MRI वगैरह सब कुछ होने लगते हैं। साथ ही मैं उसकी माँ भी क्रिस को कहती है कि शादी करेगा तो उससे नहीं कर पाएगा ना, चला जा यहाँ से अभी के अभी। लेकिन बानी का फादर उसे शांत करता है और कहता है कि जाके मिल लो उससे, अब कहीं ना कहीं क्रिस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो उसे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन क्रिस अंदर आते ही सबसे पहले बानी से कहता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। बानी जब ये लाइन सुनती है कि शादी कर लेनी चाहिए तो बानी हंसती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता भी है कि शादी क्या चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है, तुम एकदम अपने इनिशियल मोड पे हो, स्टार्टिंग मोड पे हो, तुम काम करोगे, तुम्हें बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है, इस बीच में आखिर तुम शादी की बात कैसे कर सकते हो। क्योंकि इसी वक्त पे क्रिस के पास अब ऑफर्स आने लग गए थे, उसे बाहर कॉन्सर्ट के अंदर जाना था। तो यहाँ पे जब बानी उसे प्रॉमिस दिलवाती है या उसे विश्वास दिलवाती है कि वह कहीं भी नहीं जाएगी, उसके साथ ही रहेगी, बस क्रिस को अभी अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसके पीछे वो इतना भाग रहा था, नेम फेम सब चीज़ों के लिए, तो उसे अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहिए। बानी उसे गुड बॉय करके क्रिस को भेज देती है क्योंकि क्रिस को गोवा जाना था एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट के लिए, क्योंकि उसका एक गाना बाहर निकल चुका था और यूट्यूब पे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्रिस गोवा पहुंचता है तो उसके लिए काफ़ी सारी पब्लिक पहले से ही खड़ी थी। अब एवन क्रिस को इस चीज़ के ऊपर बिलीव भी नहीं था कि वो एकदम से रातों रात फेमस कैसे हो गया, क्योंकि उसके बैंड केवी ने वो गाना यूट्यूब पे डाल दिया था। क्रिस कहीं ना कहीं अब एक राइजिंग स्टार बन चुका था और विनीत जो कि एक प्रोड्यूसर था वह भी कहीं ना कहीं क्रिस को साइन कर लेता है उसकी एक टीम बनाने के लिए। यानी कि एक तरफ तो क्रिस अपने एकदम पीक पे था और वहीं पे हम बानी को देखते हैं जिसे कि अब न्यूरो सर्जन से मिलने के लिए कंसल्ट किया गया था। बानी एक न्यूरो के पास में जाती है, कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास में जाती है और वो साइकोलॉजिस्ट एकदम जनरल नॉर्मल टेस्ट करती है और बानी से कुछ क्वेश्चंस पूछती है। सबसे पहले तो वो पूछती है कि आखिर तुम ये डायरी क्यों लिखती हो, तो बानी कहती है कि बस मुझे लिखना पसंद है और मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ तो मैं इसमें लिख लेती हूँ। यहाँ पे यह डॉक्टर बानी से कुछ नॉर्मल सवाल पूछती है, एक एड्रेस बताती है, आज की डेट पूछती है, साथ ही में अपने भाई की एज पूछती है, यानी कि छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछती है और उसके बाद में बानी से बातें करने लगती है। लगभग 2 मिनट के बाद मैं जब यही क्वेश्चंस बानी से पूछे जाते हैं तो बानी को यह भी नहीं पता था कि आज की डेट क्या है, बानी को यह नहीं पता था कि उसके भाई की एज क्या है, बानी को यह नहीं पता था कि जो एड्रेस अभी 1 मिनट पहले कहा गया है वो एड्रेस क्या है। बानी को खुद समझ में आ गया था कि उसके साथ में कुछ तो गलत है। अब यहाँ पे यह डॉक्टर उसे बताती है कि यह बीमारी बहुत रेयर है, हर किसी को नहीं होती, बड़ी उम्र वालों को हो सकती है क्योंकि उनकी उम्र बड़ी हो गई है और वो मेमोरी लॉस कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी उम्र बहुत कम है, यानी कि वन ऑफ द रेयर केसेस में ये एक है जिसे अल्जाइमा कहा जाता है। तुम्हारी स्टेट अभी अर्लियर है, कुछ थेरेपीज के साथ में कुछ मेडिसिन के साथ में तुम्हारे इस चीज़ को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है वक्त के साथ में ये चीज़ें बढ़ जाए। तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, तुम्हारे जितने भी क्लोज वंस हैं उन्हें तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें यह बीमारी है ताकि वो तुम्हारे साथ रहें, हर वक्त तुम्हें चीज़ें याद दिलाते रहें। यह चीज़ें तो बानी के दिमाग में और भयंकर घर कर जाती हैं कि आखिर यह क्या हो गया एकदम से उसके साथ में। बानी कुछ दिनों से कॉल नहीं उठा रही थी। जिस वक्त क्रिस शो करने के लिए गया था तो उसी वक्त क्रिस सीधा सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरा आखिर इतना बड़ा शो था, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी। वहाँ पे इतने सारे लोग आ गए थे, यानी कि क्रिस अपने साथ में हुई जितनी भी चीज़ें अच्छी थी वह सब कुछ बानी को बताता है। अब बानी बताना तो चाहती थी कि उसे अल्जाइमा हो गया है, वह चीज़ें भूल रही है, लेकिन क्रिस की इतनी खुशी को देख के वो कोई भी चीज़ बताती ही नहीं है बल्कि सारी चीज़ें छुपा लेती है। क्रिस अपने साथ में बानी को लेके जाता है, ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अब भी बानी कुछ नहीं बताती। यहाँ पे हम देखते हैं कि बानी की जो डॉक्टर है वो उसे अलग अलग चीज़ें करने के लिए कहती है कि तुम्हें यह थेरेपी पे जाना चाहिए, तुम्हें अपने लोगों को बताना चाहिए। अब बानी वापस से अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ में ट्रिगर होने लगी थी, वह धीरे धीरे करके चीज़ों को भूलती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आता है कि बानी जब अपने ऑफिस के अंदर काम कर रही थी तो उसका जो सबसे बड़ा ड्रामा था, कह सकते हैं कि जिसके पीछे वह मेमोरीज को भूलने लगी थी, यानी कि उसका
फास्ट रिलेशनशिप महेश वो उसकी लाइफ में वापस आ गया था। वो उसकी कंपनी का स्पॉन्सर बन के आया था, जो कि आगे के कुछ इवेंट्स के अंदर स्पॉन्सर करने वाला था। बानी जैसे ही उसे देखती है तो मानो कि वो क्रिस को भूल ही जाती है एकदम से, और उसे लगता है कि जैसे वो महेश से अभी अभी मिली है और महेश उसे वापस से शादी करने वाला है और यह दोनों एकदम नए नए रिलेशनशिप में हैं। महेश को ये सब मजाक लगता है और उसे लगता है कि बानी उसके साथ में कोई मजाक की बातें कर रही है। और तब जाके बानी को एकदम से याद आता है कि नहीं नहीं नहीं, महेश तो उसकी लाइफ से जा चुका है, क्रिस उसकी लाइफ में है। क्रिस किसी नए कॉन्सर्ट के लिए जा रहा था और खुद के बैग पैक कर रहा था। बानी एकदम शांत बैठी थी और बानी से क्रिस काफ़ी सारी बातें कर रहा था, लेकिन एकदम से बानी गुस्से के अंदर उठती है और क्रिस का बैग पैक करने लग जाती है। तब क्रिस कहता है कि एक मिनट, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने जस्ट अभी अभी तो बैग पैक किया है तुम्हारे सामने ही, तो क्या हम दोनों ने साथ मिलकर बैग पैक किया है? तब बानी कहती है कि नहीं, मैं तो बस एडवांस में कपड़े रख रही थी। यानी कि बानी की इतनी छोटी छोटी मेमोरी भी लॉस हो गई थी, उसे याद ही नहीं है कि कुछ देर पहले ही अभी क्रिस ने बैग पैक कर रहा है और वो वापस उसका बैग पैक कर रही थी। क्रिस कहीं ना कहीं इस वक्त बानी को छोड़ के नहीं जाना चाहता था इस कॉन्सर्ट के लिए, लेकिन बानी बहुत फोर्स करती है कि नहीं, तुम चले जाओ, तुम जल्दी से वापस आ जाना, हम तब साथ में रहेंगे। और इस बार भी क्रिस चला जाता है और बानी यहाँ पे अकेली रह जाती है। अब यहाँ पे इनके ऑफिस का एक इवेंट था जिसके अंदर महेश यहाँ पे आया था। बानी एकदम वापस से सारी चीज़ें भूल जाती है कि उसके लाइफ में क्रिस भी है, बल्कि वो महेश के साथ में उसकी पॉइंट पे पहुंच जाती है जहाँ पे महेश के साथ में चीज़ें खत्म हो गई थी, यानी कि इनकी शादी होना। और वो महेश को बार बार पे हाथ पकड़ के पूरे इतने भरे लोगों के बीच में चिल्लाने लगती है, कहने लगती है कि तुम तो मेरे साथ में थे ना, हम दोनों तो शादी करने वाले थे, तो मुझे छोड़ के मत जाना, तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो? तो महेश को लगता है कि यह लड़की पागल हो गई है कि ऐसे कैसे कर सकती है। वो कहीं ना कहीं बानी का फायदा भी उठाना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पे बानी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना, तुम मेरे साथ में शादी करोगे ना, तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ रहोगे ना। और वहीं पे एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है। महेश की यहाँ पे वाइफ भी आई हुई थी और महेश वहाँ पे काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड को कह के बानी को बाहर फिकवा देता है। बानी बहुत एम्बेरेस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। क्रिस अपने कॉन्सर्ट के अंदर जाने ही वाला था, प्लेन के अंदर चढ़ने वाला था, लेकिन वो बानी को जब कॉल करता है, बानी कॉल नहीं उठाती तो उसका फ़ोन कोई और उठाता है, क्योंकि बानी का बैग सिक्योरिटी गार्ड के पास था और सिक्योरिटी गार्ड को सारी कहानी बता देता है। क्रिस उसी वक्त पूरा कॉन्सर्ट छोड़ के प्लेन में से बिना बैठे भाग के आ जाता है इसी होटल के अंदर जहाँ पे शायद बानी हो सकती थी। और अब उसे बानी के बैग से रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। क्रिस के सामने सारी बात आ चुकी थी कि बानी को अल्जाइमर है, वो चीज़ें भूल रही है। और बानी इस वक्त अपनी मेमोरी को रिकवर करने के लिए उसी जगह पे गई थी जहाँ पे क्रिस गेम खेल करता था, अच्छा फील किया करता था। और आखिर क्रिस कहता है बानी को कि मुझे कितना छुपा ली तुम मुझसे, आखिर ये चीज़ें छुपाई क्यों तुमने? बानी कहती है मैं एक दिन सब चीज़ें भूल जाऊंगी, मैं एक दिन हर मेमोरी भूल जाऊंगी। तो क्रिस का कहना था कि मेमोरी भूल जाओगी ना, कोई बात नहीं, हम रोज़ नई मेमोरी बनाएंगे। आखिर क्या क्या भूल जाओगे? डे टाइम वर्क मेमोरीज में हर एक चीज़ नहीं बना दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। बानी कहती है कि तुम्हें चली जाना चाहिए, तुम्हें साथ में नहीं रहना चाहिए, मैं बहुत चीज़ें गड़बड़ कर रही हूँ, कुछ भी याद नहीं है मुझे, मैं इवन खुद को भी भूल जा रही हूँ, मैं आखिर तुम्हें कैसे याद रखूँगी। जहाँ पे क्रिस उसे बहुत विश्वास दिलाता है कि मेरे लिए आज का वक्त जरूरी है, मेरे लिए आने वाला वक्त जरूरी नहीं है, मुझे आज की डेट में बस तुम दिख रही हो और मुझे तुमसे मतलब है, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। क्रिस का फ्यूचर गया भाड़ में और अभी वो सिर्फ और सिर्फ बानी के साथ ही रहना चाहता था, क्योंकि उसकी जो तबीयत है वो टाइम के साथ में खराब होती जा रही थी। अब बानी के घर पे यह सजेशन दिया गया था कि उसे जल्द से जल्द किसी शांति भरी जगह में ले जाया जाए ताकि वो और ज़्यादा ड्रामा फील ना करे। अब घर पे यही झगड़ा हो रहा था कि बानी के साथ उसके फादर जाएंगे या मदर जाएंगे, लेकिन आखिर के अंदर बात आती है कि क्रिस के साथ बानी जाएगी ताकि वो कुछ टाइम उसके साथ रहे, अच्छे से फील करे चीज़ें और वो जल्द से जल्द बस रिकवर हो जाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेडिटेशन से। कि अब तक बानी की माँ क्रिस को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जिस वक्त बानी को लेकर जा रहा था कहीं ना कहीं उसकी माँ ने भी क्रिस को एक्सेप्ट कर लिया था कि यह बंदा बानी की इस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो सोचो ये बदनाम कितना अच्छा हो सकता है। जिसके बाद में क्रिस बानी को अपने साथ ले जाता है। यह लोग रिसोर्ट में रुकते हैं, बहुत नई नई मेमोरीज बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बीच बीच के अंदर बानी कुछ चीज़ों को भूलती भी जा रही थी, लेकिन क्रिस उसे भूलने नहीं देता बल्कि उसे याद दिलाता है। यह बहुत सारी नई नई मेमोरीज क्रिएट करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं। साथ ही में यहाँ पे क्रिस के दोस्तों का कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि हमारे सोच बहुत ज़्यादा हिट जा रहे हैं, अब बस कमी है तो मैं लीड सिंगर की कमी है। तूने जो भी चीज़ें कंपोज करी थी वो चीज़ें हम बैक टू बैक करते जा रहे हैं और बहुत फेमस भी होते जा रहे हैं। तब यहाँ पे क्रिस को कुछ तो पैसों की जरूरत पड़ गई थी, तो वो यहाँ पे कह देता है यार तू मेरा एक गाना और कर दे, तू मेरा एक कॉन्सर्ट और कर दे, बस मुझे पैसे ट्रांसफर करवा दे, क्योंकि या तो शायद उसके फादर को जरूरत थी या फिर उसे यहीं पे बानी के साथ रहने की जरूरत थी। तो इसलिए वह सोच के अंदर नहीं जाता है बल्कि बानी के पास वापस चला जाता है। यह बातें कहीं ना कहीं बानी भी सुन चुकी थी कि उसे उसके सोच के लिए जाना चाहिए और वह बस यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन क्रिस का तो यह बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं था। उसके अकॉर्डिंग तो उसे बानी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था। अब यहाँ पे बानी खुद के गाने के बारे में बताती है कि उसने कैसे यह सारा नाम का गाना लिखा और वो आगे की चीज़ें लिखने वाली है। तब यहाँ पे क्रिस पूछता है कि इसके आखिर इसका मतलब क्या है। यहाँ पे बानी समझाती है कि बहुत सारे तारों में जो एक तारा होता है अकेला रहता है, उसका नाम सैयारा है। जब भी मैं तुम्हें याद करूँगी, जब भी तुम मुझे याद करोगे तो सीधा आसमान में देखना, हम एक दूसरे को वहीं पे मिलेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और तब से बानी ने वो गाना लिखना शुरू करा था सैयारा, जो कि अब तक एक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है। और वही गाना कहीं ना कहीं क्रिस अब अपने कॉन्सर्ट के अंदर परफॉर्म करने वाला था। आखिरकार वो बानी को साथ ले गया था और यह दोनों बहुत टाइम बाद शो में आने वाले थे।
क्रिस का भी यह एक बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था। सारी चीज़ें एकदम मैनेज। वो बानी के साथ में खड़ा था। बानी उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी, सबसे ज़्यादा मैं चिल्लाऊंगी, सबसे आगे मैं खड़ी रहूंगी, तालियां मैं बजाऊंगी। और एक ये परफेक्ट बिल्कुल आशिकी वाला सीन ही था, जहाँ पे मानो श्रद्धा कपूर कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और सेम यहाँ पे बानी भी कह रही है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन जैसे ही क्रिस ऊपर स्टेज पे चढ़ने वाला था, एकदम से बानी को धक्का लगता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके सामने महेश आ जाता है, और यहीं पे बानी की सारी कहानी खत्म हो जाती है। बानी एकदम से बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाती है, एकदम से पुराने पास्ट में चली जाती है। उसे याद ही नहीं होता कि उसकी लाइफ में क्रिस भी है, बल्कि उसके लिए अभी सब कुछ महेश बन चुका था। वो महेश के पास आती है और वापस से कहती है कि अब तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे साथ आ चुकी हूँ। महेश को यह बिल्कुल परफेक्ट टाइम लगता है कि इस लड़की की मेमोरी खो चुकी है, यह लड़की पागल हो चुकी है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। यहाँ पे क्रिस परफॉर्म करने वाला है और उसे बानी कहीं पे भी नहीं दिखती, तो वो बानी को हर तरफ ढूंढने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि महेश बानी का फ़ायदा उठाने के लिए उसे अपने वैनिटी के अंदर ले आया था और उसके बहुत क्लोज आ चुका था। इवन बानी तो खुद के होश में ही नहीं थी, उसे तो कोई मेमोरी याद ही नहीं थी कि महेश ने उसके साथ क्या किया है। उसकी लाइफ में क्रिस है और वो महेश को पूरे तरीके से खुद को सौंप देती है। महेश उसे टच करने लगता है और इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे क्रिस पहुँच जाता है, जो कि बानी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन बानी तो यहाँ पे भूल गई थी कि क्रिस है ही कौन, और वो महेश के पीछे जाके छुप जाती है। अब यहाँ पे महेश क्रिस के ऊपर चिल्लाता है और उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस तो यहाँ पे धमाधम महेश की कुटाई कर देता है, उसे बहुत बुरे तरीके से मारता है। बानी को अभी भी याद नहीं आता कि क्रिस उसके लिए कौन है, और यहाँ पे वो चाकू उठा लेती है और क्रिस के सामने चाकू करके कहती है कि चला जा यहाँ से, अभी के अभी चला जा। है कौन तू जो महेश के साथ ऐसा कर रहा है? महेश मेरा पति है, मैं उसके साथ में शादी करने वाली हूँ, वो जो भी है मेरा है। और यह क्रिस ये बातें अपनी आंखों से कानों से सबसे सुन रहा है, बस रो रहा है। वो इस लड़की के ऊपर क्या ही चिल्लाएगा जिसके पास अपनी कोई मेमोरी नहीं है। वो बस उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। महेश जो कि बुरी तरीके से पिट रखा था, वो वहाँ से 1 सेकंड के अंदर भाग जाता है और क्रिस कहीं ना कहीं बानी को बस पकड़ लेता है, जो कि पूरे तरीके से अपनी मेमोरी खो चुकी थी। बहुत बुरे तरीके से रोती है। क्रिस उसे पकड़ के बस संभाल रहा था, उसे कैसे तैसे करके होल्ड कर रहा था, क्योंकि बानी एकदम बेकाबू हो गई थी। एवन बानी ने तो क्रिस के हाथ पे चाकू भी मार दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही बुरी वाली चीज़ कर दी थी उसने। और यहाँ पे बस वो फूट फूट के रोने लग जाती है। कैसे तैसे करके क्रिस बानी को संभालता है, होटल वगैरह लेके जाता है, उसे सुला देता है। उसके खुद के हाथों में खून बह रहा था। अब तक यहाँ पे हम क्रिस के फादर को भी देखते हैं, जो कि रिहब सेंटर से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुके थे, और अपने बेटे से जाकर बात करते हैं कि देख, जब तेरी माँ मेरी थी ना, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, मैंने उसके पीछे अपनी दुनिया लुटा दी, मैं तुझे भूल गया था, अपना सब कुछ गवा दिया था। अगर उस वक्त मैं थोड़ा तेरा ध्यान रखा लेता, आज तेरी लाइफ थोड़ी अलग होती। तू मेरी जगह मत आना, तू बिल्कुल मेरे जैसे मत बनना, थोड़ी अपने बारे में भी सोच। लेकिन क्रिस उस वक्त इन बातों को सुनता तो है, लेकिन समझता नहीं है। उसके लिए भी बानी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसकी मेमोरी रिकवर करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वह बानी के पास फिर से जाता है, पियानो वगैरह प्ले करने लगता है। बानी को यही याद नहीं था कि कल का दिन क्या था, उसे तो लग रहा था कि कॉन्सर्ट आज के दिन में है। तो उसे क्रिस बताता है कि नहीं, कॉन्सर्ट हो चुका है, तुम बहुत खुश थी, तुमने बहुत इंजॉय किया। वो बानी को कुछ नहीं बताता कि कल उसने क्या कर रखा है, लेकिन बानी को यह तो फील हो गया था कि क्रिस थोड़ा उदास है, उसके साथ में कुछ तो गलत हुआ है। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत ही अलग तरीके का लड़का है, खुद के पैशन को फॉलो करता है। तब उसकी लाइफ के अंदर एक लड़की आई जिसे वो बहुत प्यार करने लगा, लेकिन अब वो लड़की उसे बहुत दूर जा रही है, उस जगह पे जहाँ पे वो लड़का जा ही नहीं सकता है, यानी कि मेरा दोस्त जाकर भी नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे बानी कहती है कि तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड अगर कहीं पे जा रही है, वो लड़की उसे छोड़ के जा रही है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए एक ऐसा गाना लिखती हूँ जो कि अगर तुम्हारा दोस्त गाएगा तो वो लड़की भागी चली आएगी, दुनिया में कहीं पे भी होगी तो वह उसके पास में लौट के आ जाएगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं उसके लिए सब कुछ लिख दूंगी। अब क्रिस कैसे बताए कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद बानी है, जो कि उसकी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा दूर जाती जा रही है। यहाँ पे क्रिस बानी को छोड़ के जाता है ताकि वह गाना वगैरह लिख सके थोड़ा शांति से, और उसके बाद में केवी के पास जाके अपनी सारी चीज़ें खत्म करने वाला था। उसने विनीत को मार पीटा था और जितनी भी पार्टियाँ से उसने साइन कर रखे थे, चेक वगैरह ले रखे थे, वो सब कुछ खत्म करने वाला था। तो यहाँ पे केवी उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है। उसके दोस्त अब उसे डांटते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, लड़की के पीछे आगे तू इतना कितना पागल हो सकता है, तू अपने करियर को कैसे भूल सकता है। क्रिस का अपने दोस्तों के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। क्रिस का वक्त यहीं की वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बानी को अपना पूरा टाइम देगा, बानी के साथ रहेगा। अगर इस वक्त उसने बानी को छोड़ दिया तो शायद बानी कोई गलत कदम उठा लेगी। तो वो अपना सब कुछ छोड़ के बानी के पास लौटना चाहता था। जब वो सब चीज़ें खत्म करके बानी के पास आता है, तब तक सच में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। बानी इस जगह पे नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। हर जगह उसे ढूंढा जाता है, हर जगह उसे तलाशा जाता है। जो उसके हाथ में बैंड था वो भी खुला हुआ था, उसके पेरेंट्स भी हर जगह ढूंढते हैं। पुलिस वालों का कहना था कि ये एक बहुत ही टफ केस है, अल्जाइमर वाले पेशेंट होते हैं, वो ऐसी ऐसी जगहों पे चले जाते हैं या फिर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है कि उनका मिलना नामुमकिन ही समझो। इस बात से क्रिस बहुत बुरे तरीके से पागल हो गया था। अपने पूरे उस कमरे के अंदर जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ तोड़ फोड़ देता है, बहुत बुरे तरीके से रोता धोता है, हर एक चीज़ तबाह कर देता है। तभी उसे बानी की बुक मिलती है जिसके अंदर उसने गाना लिखा था, यानी कि वही गाना जिसके पीछे ये पूरी कहानी बन गई, यानी कि सैयारा। तब जाके क्रिस ने कहा था कि जैसे बानी ने कहा था कि अगर यह गाना गाया जाएगा तो वो लड़की उसे कहीं से भी ढूंढते लेके मिल जाएगी। तो क्रिस उस गाने को शुरू करता है, कंपोज करना शुरू करता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, उनका बैंड वापस
बनाता है, गाना शुरू करता है ताकि वो लड़की उसे मिल जाए। अब तक कहानी 1 साल आगे निकल चुकी थी। बानी लौट के नहीं आती है। क्रिस उसे दुनिया के हर एक कोने में ढूंढ चुका था, लेकिन बानी उसे नहीं मिलती है। क्रिस ने ना जाके कितने सोच कर दिए, पूरे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, लंदन, हर एक जगह पे सोच कर चुका था, लेकिन बानी का कोई नाम निशान नहीं था। जो क्रिस को चाहिए था, नाम, फेम, शोहरत, हर एक चीज़ उसे मिल चुकी थी। हर एक इंसान के मुंह पे सिर्फ और सिर्फ क्रिस का ही नाम था, लेकिन क्रिस अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था, 1% भी खुश नहीं था, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ही थी नहीं जिसके लिए वो यह सब कुछ चाहता था। वो तो इंसान उसकी लाइफ में था ही नहीं। एक दिन की बात है जब वो एक कॉन्सर्ट के अंदर बैठा था, बिल्कुल अलग जाके बहुत दूर बैठा था, और यहाँ पे जब लोग उसके गानों के ऊपर रील सॉन्ग्स वगैरह बनाते लगते हैं तो इन्हीं में से एक रील स्क्रॉल होती है, और जब केवी देखता है कि एक लड़की आ रही है और उसके पीछे उसे किसी की आंखें दिखाई देती हैं। उन आंखों को जूम करके देखा गया तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आंखें और किसी की नहीं बल्कि बानी की ही थी। फटाफट सर्च टीम बिठाई जाती है, कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है कि आखिर ये लड़की कहाँ थी, कौन गा रही थी, उसने किस जगह पे गाना गाया है। तब पता चलता है कि यह शिमला के अंदर लड़की थी, वहाँ पे गा रही थी, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे। बानी के बारे में भी यहाँ पे लोगों से पूछताछ करी जाती है तो पता चलता है कि उसने एक लेटर लिखा था, और वह यही कहती है कि यहाँ पे मुझे एक लड़का ढूंढा हुआ आएगा, ये लेटर बस उसे दे देना। इस वक्त गर्ल्स होटल के अंदर रहा करती थी, बिल्कुल अलग थलग रह रही है, और बानी ने यहाँ पे जो लेटर लिखा था उसके अंदर लिखा था कि क्रिस, मुझे सब कुछ याद आ गया है कि आखिर उस दिन मैंने क्या करा था, क्योंकि कहीं ना कहीं बानी के सामने वो वीडियोस आ गए थे कि उसने उस दिन कॉन्सर्ट में इतना भयंकर वाला बवाल मचा दिया था, महेश के पीछे चली गई थी, क्रिस को चाकू मार दिया था। तो इन सब चीज़ों को आखिर वो बर्दाश्त कैसे कर पाती। और अगर आज क्रिस यह लेटर ढूंढता हुआ यहाँ पे पहुँच गया है, इसका मतलब है कि क्रिस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और वो बानी को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। यह चीज़ें भी बानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो अच्छा होगा कि क्रिस उसे दूर रहे और बानी अपनी एक नई लाइफ शुरू करे, क्रिस अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करे। लेकिन इन सब बातों के ऊपर तो क्रिस को और ज़्यादा यूँ लगता है कि बानी ने आखिर क्या ही गलती कर दी थी। मतलब वह खुद की बीमारी से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि हर चीज़ें छोड़ के चली गई। वो जाता है सीधा बानी से मिलता है। बानी बिल्कुल अकेली बैठी थी और इस वक्त वो क्रिस को पूरे तरीके से भूल चुकी थी कि आखिर क्रिस कौन है। क्रिस आके बताता है कि वो एक सिंगर है और लिखना चाहता है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं है, उसे कोई गाना नहीं मिल रहा है। सेम टाइम पे बानी भी कहती है कि हाँ वो भी लिखना चाहती है, लेकिन उसे भी कोई अच्छे शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो क्रिस कहता है ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी गाने लिखने के लिए कोई बहुत अच्छे माहौल की जरूरत होती है, कभी भी ऐसे गाना लिखा जाता है। यानी कि जो चीज़ें बानी ने एक वक्त पे क्रिस के लिए कही थी वही चीज़ें क्रिस कहता है कि गाने लिखने के लिए दिल से लिखा जाना जरूरी है, उसके लिए माहौल जरूरी है, आपका किसी अच्छी याद को याद करना जरूरी है, किसी वक्त में होना जरूरी है। इसके बाद में क्रिस अपने साथ पे बानी को एक प्लेग्राउंड के अंदर ले जाता है। हर तरफ बहुत ही अच्छी खूबसूरत वादियाँ थी और बर्फ़ के अंदर वो खेलना शुरू करता है, क्योंकि बानी ने पहली बार कहीं से लिखना शुरू करा था। बानी के सामने बार बार पे क्रिस वो चीज़ें दोहराता है जिन चीज़ों को उसने बहुत बार दोहराया था, लेकिन बानी को कुछ भी याद नहीं आता। क्रिस रो रो के फूट फूट के रोता है उसके सामने और बार बार पे उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता है, लेकिन बानी को कुछ भी याद नहीं आता कि क्रिस उसकी लाइफ में कहाँ है। एक वक्त ऐसा आता है जब क्रिस बिल्कुल अपनी हिम्मत खो चुका था, टूट चुका था कि अब बानी उसे कभी याद नहीं कर पाएगी, और तभी आखिरकार बानी को उसका नाम याद आता है। वह जोर से चिल्लाती है क्रिस कपूर, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बानी को आखिरकार मोमेंट पे क्रिस याद आ जाता है, सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं, और क्रिस के पास उसकी बानी लौट आई थी। अब क्रिस बानी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, उसे हर जगह हर वक्त अपने साथ ही रखता है। एवं बानी की भी मेमोरीज आ चुकी थी, क्रिस बानी के साथ में शादी कर लेता है। यह लोग अपनी एक नई लाइफ बनाते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और इसी के साथ में गाइस अब बहुत अमेजिंग, बहुत इमोशनल, बहुत कॉन्टेक्टिंग और गानों की तो आखिर मैं क्या ही बात करूँ, इतनी अमेजिंग मूवी थी गाइस। अभी तक भी आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। बाकी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में।